नमस्कार दोस्तों, मैं यशवीर सिंह एग्जाम भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज मैं एक नए विषय के साथ, जो विषय यूपी टेट सी टेट के लिए अपना एक अलग स्थान रखता है, इस विषय से बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं। जानिए इन कठिन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम लोग परीक्षाओं में कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि कोई एक सेपरेट विषय है, बल्कि यह विषय सभी विषयों का एक सार है। सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन करके इस विषय को बनाया गया है। आज हमें पर्यावरण में ये देखना है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, अर्थात पर्यावरण की क्या परिभाषा होती है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। दोस्तों, परि प्लस आवरण का मतलब क्या है? परि का मतलब होता है परितः अथवा चारों ओर। परि का मतलब होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। अब इस पर थोड़ी सी बात कर ले, एक छोटी सी संक्षिप्त बात कर लेते हैं। चारों ओर और ढका हुआ मतलब कौन चारों ओर है, कौन ढका हुआ है, इस पर भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, देखिए विद्यार्थियों, आज हम आपको बता दें कि चारों ओर का मतलब है, चारों ओर का सही मायने में मतलब क्या है। चारों ओर का सही मायने में जो इसका अर्थ होता है भौतिक घटक होता है। भौतिक घटक मतलब धरातल या पृथ्वी को या धरातल को, या ये कह सकते हैं जैविक घटक मतलब पृथ्वी पर सभी जीवधारियों को भौतिक घटक के द्वारा ढकना। अर्थात ये कह सकते हैं परि प्लस का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। अर्थात हम सीधी भाषा में ये बोले कि भौतिक घटक के द्वारा जैविक घटक का ढकना, मतलब भौतिक घटक एक जैविक घटक पर आवरण के रूप में कार्य करता है। आइए विद्यार्थियों, यदि हम बात करें पर्यावरण संरक्षण 1986 की, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है विद्यार्थियों। डेफिनेशन ये है जो मैंने आपको बताई है अभी, कि अजैविक घटक के द्वारा जैविक घटक का
आवरण, जैविक घटक का आवरण या जैविक घटक के चारों ओर का आवरण, इसे हम सही मायने में इस डेफिनेशन को लिखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये कई बार क्वेश्चन भी आया है विद्यार्थियों, एक एक नंबर में एक एक फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना चाहिए। आगे की चर्चा पर हम ध्यान दें या आगे की चर्चा करें। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? पर्यावरण को हम दो प्रकार की बात करते हैं विद्यार्थियों। दो प्रकार में, जैसे कि एक हमारा भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण, दूसरा हमारा जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण में भी हम तमाम उस पर्यावरण का अध्ययन करेंगे जो नॉन लिविंग है, अर्थात जो जैविक पर्यावरण को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, इफेक्ट डालती है। इस पर्यावरण की, भौतिक पर्यावरण पर थोड़ा सा भी हम चर्चा करते हैं। एक दूसरा वर्ड है, मेरा दूसरा जो शब्द था ये था पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, सही मायने में पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी की यदि हम डेफिनेशन की बात करें, बहुत सिंपल सी एक परिभाषा है इकोलॉजी की। मैंने आपको बताया है कि जैविक घटक और अजैविक घटक के मध्य अंतर संबंधों को पारिस्थितिकी बोला जाता है। दोनों तरफ अजैविक लिख दिया आपने। के मध्य संबंधों को पारिस्थितिकी कहा जाता है। देखिए विद्यार्थी, यदि हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा हमें ये मिली, एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है यूपी टेट, सी टेट में, कि साहब पारिस्थितिकी किसे बोला जाता है, इकोलॉजी किसे कहा जाता है? इकोलॉजी का सही सीधा मतलब यही होता है कि जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच में बायोटिक फैक्टर और अनबायोटिक फैक्टर के मध्य, इनके मध्य अंतर संबंध क्या है। इन संबंधों पर हम यदि चर्चा करें तो यह विषय बहुत लंबा हो जाता है। इनके अंतर संबंधों को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा है। यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा मैं इधर बताता हूं आपको, इसका थोड़ा एक डायग्राम आपको बनाना होगा। अजैविक घटक में, अजैविक घटक और जैविक घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक की यदि हम प्रकार की बात करें, भौतिक, इसको भी हम थोड़ा सा इसके टाइप पर देखते हैं। एक हमारे होते हैं भौतिक, दूसरे हमारे होते हैं अकार्बनिक,
अकार्बनिक, भौतिक अकार्बनिक। तीसरे हमारे होते हैं अकार्बनिक, सॉरी कार्बनिक। भौतिक अजैविक घटकों में यदि हम छोटा छोटा एक उदाहरण लिखेंगे, कोई लंबी लिस्ट उदाहरण की नहीं रखेंगे, जैसे यदि हम तापमान, यदि हम वर्षा, ये हमारे भौतिक अजैविक घटक हैं। कार्बनिक में जल है, वायुमंडल है, और लास्ट में कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से अजैविक घटक में कौन शामिल है अथवा कौन शामिल नहीं है। तो भौतिक तापमान है, वर्षा है, या लैटिट्यूड है, या मतलब अक्षांश है, देशांतर है। अकार्बनिक में हमारे जल है, वायुमंडल है, मिट्टी है, खनिज है, चट्टान है। अकार्बनिक में जल, वायुमंडल, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक में हमारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। ये सारे अजैविक घटक हैं। विद्यार्थियों, लास्ट में हम जैविक घटक की बात करें। जैविक घटक में सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, जैविक घटक में उत्पादक में जैसे यदि हम उत्पादक की बात करें जैविक घटक में, तो उत्पादक में किसे किसे रखेंगे? पेड़ पौधे, या मान सकते हैं शैवाल, या विद्यार्थियों नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि। इसे विद्यार्थी यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका नोट्स बनाते चलें, थोड़ा टाइम भी देंगे। उत्पादक में पेड़ पौधे, शैवाल, नीली हरी शैवाल। यदि हम उत्पादक की थोड़ी सी और हम इनके कार्यों पर यदि हम चर्चा करें, तो ऐसे बायोटिक फैक्टर जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब खाना बनाते किसके माध्यम से हैं? जैसे यदि हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें, या रसायन संश्लेषण की बात करें, तो दोनों प्रक्रियाओं के अनुसार ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दोनों प्रक्रियाओं के अनुसार। यहां से कभी कभी विद्यार्थी लोगों ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण आखिर है क्या? इस पर जब हम अपना अगला लेक्चर डालेंगे तो सबसे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। उत्पादक, दूसरा हमारा उपभोक्ता। उपभोक्ता में हम ऐसे जीवधारियों को रखते हैं
जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि खाने पर, बल्कि भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। अब यदि हम इनकी कैटेगरी की बात करें, श्रेणी की बात करें, तो ये 3 कैटेगरियों में हो जाते हैं। सबसे पहले मैं कैटेगरी की बात नहीं करूंगा, तीसरे फैक्टर की बात करूंगा। तीसरा घटक हमारा जैविक घटक, अपघटक। जैविक घटक मतलब तीसरा अपघटक। अपघटक में सीधे तौर पर हम बैक्टीरियाओं को रखते हैं। बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया रखते हैं, कुछ डेटम्स रखते हैं, या ये बोल दें। अच्छा विद्यार्थी लोग एक क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग वायरस भी लगा देते हैं, लेकिन यहां पर वायरस नहीं रखा जाएगा इस कैटेगरी में। इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि बेसिकली बैक्टीरिया किसका सेवन करते हैं? बैक्टीरिया जो करते हैं मृतपोषी शरीर अथवा मड अथवा किसी भी प्रकार के मल मूत्र मृतपोषी होने चाहिए। एक मृतपोषी बॉडी पर बैठकर वो अपना खाना बनाते हैं। या ये बोल दें, बैक्टीरिया को पर्यावरण का, ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, अपघटक को पर्यावरण का महत्तर कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है विद्यार्थी, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। पर्यावरण का महत्तर किसे कहा जाता है? अपघटक को कहा जाता है। अपघटक सही मायने में वायरस इसमें नहीं जाएगा, केवल बैक्टीरिया जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं उत्पादकों की, उपभोक्ताओं की कैटेगरी। देखिए विद्यार्थियों, एक मैंने आपको क्या बताया था, उत्पादक। एक मैंने आपको क्या बताया था, उपभोक्ता। एक मैंने आपको उपभोक्ताओं को में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, दूसरे द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करें। उत्पादक की हम बात करें तो यहां पर पेड़ पौधे आएंगे। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में जैसे बकरी है, टिड्डा है, ये बकरी है, टिड्डा है, ये हमेशा शाकाहारी होते हैं। सेकंड में शेर है, बाघ है, या इसको हम मांसाहारी बोल सकते हैं। तृतीय श्रेणी को हम
सर्वोच्च श्रेणी भी बोलते हैं। सर्वोच्च श्रेणी में मांसाहारी अथवा शाकाहारी दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मांसाहारी हो सकते हैं। केवल यदि मैं बात करूं तो मांसाहारी सेकेंडरी कंज्यूमर है। प्रथम श्रेणी में केवल शाकाहारी है। उत्पादक में पेड़ पौधे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने जो जैविक घटक की तीसरी जो श्रेणी बताई थी आपको, अपघटक हमेशा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन याद करके जाना, कई बार क्वेश्चन आया भी है, कई बार क्वेश्चन आया भी है। अपघटक सदैव, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग नोट्स बना लें। अपघटक सदैव खाद्य श्रृंखला में, अपघटक सदैव खाद्य श्रृंखला के तल में होते हैं। तल में होते हैं, याद कर लेना विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी स्टूडेंट लोग अपघटक को चौथी, पांचवी, छठी श्रेणियों में रख देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। अपघटक सदैव खाद्य श्रेणी के तल में होते हैं। ये तल में होते हैं, श्रेणी में नहीं होते। ये श्रेणी का अगला भाग नहीं है, ये तल में होते हैं। तल पर यदि मैं चर्चा करूं, कैसे तल में, जरा देखिए, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। उत्पादक, एक थोड़ा सा बहुत शॉर्ट नोट्स है, इसका देख लेना। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के, सेकंड श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। तो मैंने अपघटक को तल में क्यों रखा? अपघटक तल में इसलिए रखा क्योंकि कहीं ना कहीं उत्पादकों के जो मरे हुए या उत्पादकों के सड़े गले जो पार्ट होते हैं, या ये बोल दें साधारण भाषा में ये बोल दें कि यदि किसी वृक्ष की कोई पत्ती जब धरातल पे जाएगी या पृथ्वी पे गिरेगी या तल पे गिरेगी, तो उसको मिट्टी में मिलाने का जो कार्य करेंगे वो कौन करेंगे? अपघटक। इसलिए मैंने इसको तल में रखा। यदि कोई प्रथम श्रेणी का जीव मरता है तो उसको भी मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन करेगा? अपघटक करेगा। अर्थात सेकंड श्रेणी का भी कोई जीव मरता है तब भी यही कार्य अपघटक करेंगे, थर्ड श्रेणी के भी अपघटक ही करेंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि अपघटक को चौथी, पांचवी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि अपघटक को खाद्य श्रृंखला अर्थात खाद्य श्रृंखला के तल में रखा जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, विद्यार्थी लोग थोड़ा सा इस पे विचार करें। एक क्वेश्चन और है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक दिशीय होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक दिशीय होती है। एक दिशीय, एक क्वेश्चन एक नंबर का यूपी टेट में आया है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, कैसी डायरेक्शन की होती है? तो एक दिशीय होती है। अब ये एक दिशीय कैसे है? एक दिशा का मतलब होता है कि ऊर्जा का एक ही दिशा में चलना, ऊर्जा का एक ही दिशा में चलना।
अब ये ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ताओं तक एक दिशा में कैसे चल रही है, जरा इसे देख लें। इस प्रकार से चल रही है। एक नियम आता है, इस नियम को पढ़ लें। एक नियम आता है लिंडमान का 10% का नियम। लिंडमान का 10% का नियम। 10% ऊर्जा का नियम। 10% ऊर्जा का नियम ये किसने दिया? यही नियम लिंडेमान ने दिया। और लिंडेमान के अनुसार इसको थोड़ा सा एक नोट्स ऐसे ही बना लें। लिंडेमान के अनुसार उत्पादक से उपभोक्ता के प्रथम द्वितीय तीसरी श्रेणी तक, इसे का प्रथम द्वितीय तीसरी श्रेणी तक जब ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा का 90% भाग ह्रास हो जाता है और 10% अगले स्तर तक चली जाती है। कैसे? लिंडमैन के अनुसार 10% ऊर्जा का नियम। उत्पादक में यदि मान लें 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में मान लें मैंने 90% ऊर्जा का लॉस बताया, 10% ऊर्जा रिफ्लेस हो जाएगी अगली कैटेगरी में। ये 100 कैलोरी। यदि सेकंड की बात करूं मैं, सेकंड कैटेगरी की बात करूं मैं तो 10 कैलोरी। तीसरी कैटेगरी की बात करूं मैं तो 0.1 कैलोरी। अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? लिंडमैन के अनुसार ऊर्जा घट रही है, सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक में, उसके बाद फर्स्ट श्रेणी में, उसके बाद सेकंड श्रेणी में, उसके बाद थर्ड श्रेणी में, तो ऊर्जा का ह्रासमेंट हो रहा है। इसलिए ऊर्जा को हम एक दिशा कहते हैं। और यदि मैं ऐसे बोलूं कि शाकाहारी जीवों में ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा यहां पर यह होगी लिंडमैन के अनुसार शाकाहारी जीवों की ऊर्जा ज्यादा होगी मांसाहारी की अपेक्षा में। तो धन्यवाद मित्रों, आज हमने आपको ये थोड़ा सा कुछ पर्यावरण के विषय में आपको बेसिक जानकारी दी है। कल हमारी सारी क्लासें प्रॉपर चलेंगी। 10-15 क्लासों के अंतर्गत 10-15 क्लासों में हमें टोटल पर्यावरण पढ़ना है। 15 क्लासें होंगी। हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम भारत और हमारा एग्जाम भारत इंस्टीट्यूट भी है मंडी धनौरा, जिला अमरोहा में। आइए ऑफलाइन क्लास में। धन्यवाद।